हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, साल खत्म हो चुका है और इनकम टैक्स का रिटर्न सीजन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अब आपको जल्दी से अपने बैंक स्टेटमेंट इकट्ठे करने होंगे, सैलरी स्लिप्स ढूंढनी होंगी, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस के प्रूफ इकट्ठे करने होंगे और या तो खुद या फिर अपने सीए के पास जाके अपने रिटर्न फाइल कराने की तैयारी करानी होगी। गवर्नमेंट ने बहुत से अलग अलग फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, जो डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो और आप क्या इनकम कमाते हो, उसके बेसिस पे आपको वो रिटर्न फाइल करना है। टोटल 7 आईटीआर है। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जिसको हम कहते हैं। 7 अलग अलग तरीके के इनकम टैक्स रिटर्न है। आप कौन सी इनकम कमा रहे हैं, किस टाइप की कैटेगरी में फॉल होते हैं, उसके बेसिस पे आपको एक आईटीआर अलॉट किया जाएगा और आपको वो आईटीआर फाइल करना है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईटीआर 1 के बारे में। ये दुनिया मतलब जो हमारी इंडिया की आबादी है उसमें से आधे से ज्यादा लोग आईटीआर 1 में फॉल होते हैं, क्योंकि आईटीआर 1 एक इंडिविजुअल सैलरीड क्लास के लिए एप्लीकेबल है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं, और आईटीआर 1 में इस बार क्या क्या नए नए चेंजेस हैं। चलिए देखते हैं। ITR 1 is applicable only for individuals, यानी कि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ही भर सकता है। अगर आप कोई कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो या कोई ट्रस्ट हो तो ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको दूसरे ITR देखने पड़ेंगे जो आप पे एप्लीकेबल है। सेकेंड, income earned during the year should be only from following income heads. That's first, income from salary. Second, income from one house property. That too, that house property should not be jointly owned. Third, income from other sources. And fourth, agricultural income, that too only up to 5,000 rupees. यानी कि ITR 1 में अगर आप फॉल हो रहे हो तो आपकी इनकम इन चारों हेड्स में से ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी हेड ऑफ इनकम रहा तो आपका ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट है सैलरी, सेकेंड है हाउस प्रॉपर्टी, बट हाउस प्रॉपर्टी में भी आपके नाम पे एक ही घर होना चाहिए, प्लस वो जॉइंटली ओन नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंटली ओन्ड होता है, जैसे कि आप और आपके वाइफ या आप और आपके पेरेंट्स के बीच में या आप और आपके सिबलिंग्स के बीच में, भाई भतीजा जिसके बीच में भी, तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको ITR 1 के अलावा ITR 2 में होगा। दोस्तों मैं ये बता दूं, ये आपको अगर इनकम रहेगी उस घर से तो ही जॉइंटली ओन्ड वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए आप सिर्फ सैलरी इनकम कमाते हैं और आप एक घर में रह रहे हैं जो आपके और आपके वाइफ के बीच में शेयरिंग में है, इससे आप कोई इनकम नहीं कमा रहे क्योंकि आप खुद ही उस घर में रह रहे हैं, तो भी आप ITR 1 में जा सकते हैं। ITR 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, ITR 1 में आप जा सकते हैं। क्योंकि ITR 1 कब नहीं एप्लीकेबल होगा, इस जब आप कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा रहे हैं और वो जॉइंटली ओन्ड है। दोस्तों आपको ये फर्क समझना होगा, क्योंकि अगर आप कोई इनकम, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है कि नहीं। अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तभी ये जॉइंटली ओन्ड वाला क्लॉज हिट आपको देखना, चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप बेझिझक जाके ITR 1 भर सकते हैं। ITR 1 में एक बार आपने चेक कर लिया कि चलो हाँ मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है बट वो जॉइंटली ओन्ड नहीं भी है, तो भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। ये ITR 1 सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कंसिडर करता है, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा अगर रहती हैं तो आपको वापस ITR 2 पे जाना होगा, ITR 1 नहीं। जब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, इसमें सिर्फ इनकम नहीं, जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि जब हम लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं हाउसिंग प्रॉपर्टी के सामने, तो जो इंटरेस्ट हम उसमें पे करते हैं वो हमको डिडक्शन के तौर पे मिलता है, वो भी ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कंसिडर होगा। तो जरूरी नहीं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा नेगेटिव ही पॉजिटिव ही रहे, वो नेगेटिव भी रह सकता है। तो मान लीजिए अगर आप कोई जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है जिसका लोन आप रीपे कर रहे हैं, एंड क्योंकि वो जॉइंटली ओन्ड है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपके फाइल्स में आधा आधा होगा, यानी कि आधा आप क्लेम करेंगे, आधा जिस पर्सन ने 50% या फिर जो बैलेंस पोर्शन ऑफ हाउस ओन किया है वो क्लेम करेंगे। तो इन दैट केस आपको ITR 1 नहीं एप्लीकेबल होगा, आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। वो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, FD इनकम या फिर कोई भी अदर इनकम जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फोर्थ है अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम हो, बट वो भी इनकम सिर्फ 5,000 रुपीज तक ही। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इनकम है, जैसे पुरानी
जायदाद पुश्तैनी जायदाद है जिसमें एक आपको फार्म मिला है और उस फार्म पे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं और उस खेती बाड़ी से जो भी अनाज उगता है आप उसको मंडी में बिकवा रहे हैं और इसके लिए आपको से कुछ इनकम मिलती है। वो आपकी मेन सोर्स नहीं है। आप मान लो शहर में ही काम कर रहे हैं और आपने पीछे कुछ लोग रख रखे हैं जो ये आपके काम करके देंगे, तो उस केस में आपको देखना है कि आपकी इनकम कितनी हुई। अगर 5,000 रुपीज तक है तो ही आपको ITR 1 एप्लीकेबल होता है। अगर 5,000 रुपीज से बढ़ जाती है, ये पूरी सालाना 5,000 रुपीज है, साल में अगर 5,000 रुपीज से ऊपर आपको इनकम होता है एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर, तो आपको ITR 1 नहीं एप्लीकेबल होगा। आपको दूसरे ITR देखने पड़ेंगे जो आप पे एप्लीकेबल हो। अब किस किस को, ये था एप्लीकेबिलिटी के ऊपर से, अब देखना है किस किस को स्पेसिफिकली इनएप्लीकेबल है ये ITR 1। तो एक, इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। यानी कि अगर आप सपोज सैलरी इनकम भी कमा रहे हैं बट आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर है, या फिर सभी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चरल इनकम को कंसिडर करके आपकी टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर जा रही है, तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको दूसरे ITR इस पे फिल करने पड़ेंगे। सेकंड, अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, तो विदाउट फेल आपको ITR 2 लेना पड़ेगा। ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड, पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या उसमें आप शेयर होल्डर हैं और वो लिस्टेड नहीं है, यानी कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर ओपनली डील मतलब ट्रेड नहीं होते हैं, तो वो एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप हो माना जाएगा। और अगर आपने वो आप खरीदे हुए हैं तो वो ITR 1 में आप नहीं जा सकते। आपको दूसरे ITR उसके लिए देखने पड़ेंगे कि जहां आप एप्लीकेबल है कि नहीं है। और फोर्थ है, अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो या फिर कैपिटल गेन हो, तो उसके लिए अलग हमारे पास ITR है, आप ITR 1 में नहीं जा सकते। ये था एप्लीकेबिलिटी और इनएप्लीकेबिलिटी। अब देखते हैं कि इस साल के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कौन से फॉर्म्स अब तक गवर्नमेंट ने लाए हैं जो आप फाइल करना शुरू कर सकते हैं आज की तारीख के लिए। तो ये देखिए, दो फॉर्म्स लेके आ गए हैं, ITR 1 और ITR 4। इसकी एक एक्सेल यूटिलिटी है और एक जावा यूटिलिटी है। जावा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है जो आपके सिस्टम पे रन करता है। आप उसको फिल करके उसकी जो XML यूटिलिटी होती है वो अपलोड कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पूरा भर के इंफॉर्मेशन उससे XML जनरेट करके आप रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। अब ये था फॉर्म किसको एप्लीकेबल किसको नहीं, कौन से फॉर्म्स आ चुके हैं वो भी पता है। अब क्या चेंजेस आए हैं हमारे इस फॉर्म में इस साल के लिए वो जानते हैं। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर से करंट ईयर में ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं ITR 1 के अंदर, लेकिन जो छोटा मोटा चेंज आया है वो हम इस स्लाइड्स के थ्रू आपको बताएंगे। पहले तो ये 3 नए क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं, 1, 2, 3। चलिए देखते हैं ये 3 क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 crore इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि वो क्या पूछ रहा है कि क्या आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया है या तो एक साथ या एक साथ से ज्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम्स, जिसका वैल्यू 1 crore से ऊपर है ड्यूरिंग द ईयर। आपको यहाँ यस या नो का जवाब देना है और अगर यस है तो अमाउंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 lakh फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि या क्या आपने कोई खर्चा किया है एक बार या मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए, खुद के लिए या किसी और के लिए, जिसका वैल्यू 2 लाख से ऊपर है। अगर हाँ तो उसमें बाजू में एक सेक्शन, ये एक कॉलम दिया गया है, ये बॉक्स दिया है, इसमें आपको अपना अमाउंट लिखना है। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 lakh ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपने कोई खर्चा या तो वन स्ट्रोक पे या एक बार से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स पर ड्यूरिंग अ ईयर इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए 1 लाख से ऊपर खर्चा किया है कि नहीं। अगर खर्चा किया है तो यस,
और अगर यस है तो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस इस साल में नए पूछे गए हैं। आपको अपार्ट फ्रॉम आपके बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप्स जो आप इकट्ठे करते हो, उसके अलावा ये 3 चीजों पे भी ध्यान रखना और पीछे जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने कोई डिपॉजिट ऐसा किया है क्या जो 1 करोड़ के ऊपर जाता है। सेकंड, क्या आपने ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री किया है या खुद या किसी और के लिए पे किया है क्या कोई अमाउंट और वो अमाउंट 2 लाख से ऊपर जा रहा है। थर्ड, क्या आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए अमाउंट पे किया है क्या, और अगर पे किया है तो वो टोटल अमाउंट जो आपने लास्ट ईयर में पे किया है वो 1 लाख के ऊपर है क्या। अगर हाँ तो आपको उसका अमाउंट यहाँ लिखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने करंट ईयर में जब मार्च 20 में हमारा लॉकडाउन शुरू हो चुका था, पूरा देश बंद हो चुका था, तो पॉसिबल नहीं था लोगों के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो लिमिट है 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च तक आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर लेने चाहिए, वो लिमिट 31 मार्च से एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट 1/4/2020 से 30 जून 2020 में किया है और वो जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर आपने किया है वो पर्टेनिंग टू द ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 है, तो आपको इस कॉलम में उसके वैल्यूज डालने हैं अंडर जो सेक्शन आपने वो खर्चे किए। दोस्तों ये स्पेसिफिकली अलग से आपको इसलिए स्पेसिफाई करना है क्योंकि जब आप 1/4/2020 से 30 जून 2020 के बीच में खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा आप दोनों पर्पस के लिए कर सकते हो, यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी कर सकते हो, 2021 के लिए भी कर सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको स्पेसिफिकली अलग से मुझे बताना होगा कि कौन सा ऐसा खर्चा है जो पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 1920 है, जो आपने 2021 में किया है, और वो कौन से सेक्शन में आता है जिसके अंदर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, ताकि वो डिडक्शन का बेनिफिट आपको वो फाइनेंशियल ईयर 1920 में दे सके। ये तो थे चेंजेस इस फॉर्म में। अब जानते हैं कि ये फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं और इसके अलावा इससे जुड़े ड्यू डेट्स है वो क्या है। फर्स्ट जाते हैं हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के लिए। पहले 31 जुलाई 2020 था इसका ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 के चलते काफी जगह पे लॉकडाउन है, आप अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते हैं, कंप्लाइंस करने में बहुत दिक्कत होगी। प्लस अगर टैक्स पे करने को आया तो क्योंकि बिजनेस नहीं है, रोटेशन ऑफ मनी नहीं है, लोगों के पास शायद टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके वो डेट 31 जुलाई से 30 नवंबर कर दिया है, यानी कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप 30 नवंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। सेकेंड, इश्यूएंस ऑफ फॉर्म 16। जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय होंगे और आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल होगा, तो आप जहां काम कर रहे हैं आपका एम्प्लॉयर आपको एक फॉर्म 16 देगा, जिसमें अपने साल भर में उनके पास से जो भी इनकम कमाई है सैलरी वो लिखी होंगी, उसके अलावा जो डिडक्शन है वो, और उन्होंने जितना टैक्स काटा है आपकी सैलरी में से वो सभी डिटेल्स उसके ऊपर देंगे। एज पर द लॉ आपको वो फॉर्म 16 बकायदा 10 जून 2020 तक हर साल दे देते हैं। ये लास्ट डेट है जब तक उनको आपको दे देनी चाहिए, बट इस साल वो डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है। थर्ड है जो एडवांस टैक्स, जो आप ड्यूरिंग द ईयर उसी ईयर के लिए जो टैक्स पे करते हैं, यानी कि मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में ही उसी ईयर 1920 के लिए जो टैक्स पे करती हूँ उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। एडवांस टैक्स जो लास्ट क्वार्टर का होता है यानी जैन टू मार्च, उसका ड्यू डेट होता है 15 मार्च 2020, बट यहाँ पर भी थोड़े एक्सटेंशन मिल गया है। अब 30 जून 2020 तक आप अगर टैक्स पे करोगे तो आपको जो इंटरेस्ट है लेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए वो नहीं लगेगा। फोर्थ है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आप 31 मार्च था उसके बदले उन्होंने 30 जून 2020 तक कर दिया है, जिसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आपको एक अलग कॉलम दिया गया है जहां आपको स्पेसिफाई करना है कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स की। तो ये था ड्यू डेट एक्सटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आपके लिए है वो है 30 नवंबर। आपको इस डेट तक अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो इसके बाद आपको लेट फी देकर अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक काफी काम आया हो, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा।
हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।